Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning students, welcome back. Today we are going to study our next topic, free fall. फ्री का मतलब से आपको पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जो फ्री है और फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ फॉल करता है, अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आता है, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ आ रहा है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल। उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो फ्रीली फॉल अपने आप ही ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आ रहा है, इट कम्स टूवर्ड्स द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने, ये एक बिल्डिंग है, चलो ये बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे मैं आप खड़े हो, यहाँ पे यू हैव टू टेक द 2 स्टोन्स। आपने 2 स्टोन्स लिए विद मास 10 kg एंड सेकेंड स्टोन विद मास 5 kg। यहाँ से बिल्डिंग की टॉप पे से आपने वो दोनों स्टोन्स को यू हैव टू थ्रोन टुवर्ड्स द ग्राउंड, आपने नीचे की तरफ फेंकना है उनको। दोनों स्टोन्स को जब आप ऊपर से टॉप ऑफ द फ्लोर से आप नीचे बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पे जब आप नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे तो दोनों स्टोन्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस स्पीड से एक जैसे मोशन के साथ, वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ आएंगे, इट कम्स टुवर्ड्स द अर्थ। दोनों के दोनों नीचे की तरफ आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे खड़े हो, दोनों स्टोन्स को फेंक रहे हो, तो वो दोनों स्टोन जो हैं अपर टू द स्काई की तरफ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बोथ द स्टोन्स दे कम टू बैक टू द अर्थ सरफेस। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज़ ड्यू द फ्री फॉल। वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है उनके ऊपर एक्ट कर रही है और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इट कम्स टूवर्ड्स द अर्थ, इट इज़ फ्री फॉल। दोनों का मास अलग अलग है, 10 kg 5 kg, लेकिन दोनों के दोनों सेम जो है ग्रेविटी के कारण एक साथ नीचे ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे रीच करेंगे, दोनों स्टोन एक जैसे आएंगे। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट्स जो है गलीलियो ने दिस वन टावर ऑफ पिज़ा पे इन इटली जो है वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके टावर ऑफ पिज़ा के ऊपर वो ऊपर खड़े थे। उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे की तरफ फेंके। वो ऑब्जेक्ट्स जो वो नीचे की तरफ जब आए, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया उसके बाद कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ हॉलो, और अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जो फेंक रहे हैं वो हॉलो हैं या सॉलिड हैं, बिग हैं, बड़े हैं या छोटे साइज़ में हैं, हॉलो हैं या सॉलिड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हैं, तो वो सारे के सारे इट शुड फॉल विद द एट द सेम रेट, वो सारे के सारे नीचे जो हैं सेम रेट पे ही नीचे आएंगे। सो इस एक्सपेरिमेंट से गलीलियो ने ये प्रूव किया दैट ही ड्रॉप द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिज़्ज़ा, टावर ऑफ पिज़्ज़ा से जब उसने फेंका तो उसने ये फॉल किया कि सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सेम रेट पे नीचे ग्राउंड लेवल पे आए। अब जैसे यहाँ पे, अब चलो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक रबड़ बैंड है, ठीक है, रबड़ है, और ये जो है एक छोटा सा एक जस्ट वन टेडी बियर जस्ट वन है। यहाँ पे सपोज मैंने हाइट पे रखा है, हाइट पे इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगी नीचे तो दोनों के दोनों जो हैं बुक के ऊपर सेम रेट पे जाके नीचे गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये लाइट वेट है ये बाद में जाएगा और ये जो थोड़ा हैवी है तो ये पहले जाएगा, नहीं, दोनों का वेट मासेस बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो है सेम रेट पे जाके अर्थ पे ड्रॉप होंगे। अब इनको मैं नीचे की तरफ मतलब छोड़ रही हूँ, अभी हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे ये ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को ऑब्जेक्ट्स मैंने अलग अलग लिए हैं, दोनों को ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं उनको छोड़ रही हूँ तो देखते हैं कि ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ लेके जाएगी या इट कम्स टूवर्ड्स द अपवर्ड पोजिशन। लेट्स सी, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन पे गए और दोनों सेम रेट पे जाके नीचे गिरे। यहाँ से यही कंक्लूजन से हम लोगों ने ये गलीलियो का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लियर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर मैंने बिग लिया है या स्मॉल लिया है, दोनों अलग अलग लिए हैं, कि दोनों के दोनों सेम रेट पे नीचे जाके फॉल किए हैं। तो ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर आप कुछ अलग ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर ऑफ शीट लिया या शीट का पेपर लिया, कुछ भी ले लो आप, छोटे छोटे पेपर्स के दिस वन पीसीज ले लो छोटे छोटे, और उसके साथ आपने एक स्टोन ले लो।
तो दोनों का बिल्डिंग के ऊपर से अब अगर हम लोग एक साथ एक ही टाइम पे उसको नीचे की तरफ फॉल कर रहे हो, फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ऑब्जर्व बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, नहीं, वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे इस केस में। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये स्टोन था, ये आपका शीट ऑफ पेपर था, ठीक है। शीट ऑफ पेपर जो है ये बाद में ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा, लेकिन स्टोन जो है वो पहले पहुंच जाएगा। इसका रीज़न अभी यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि पेपर जो है वो एयर, दिस वन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर टू द पेपर इज मोर। एयर के अंदर आपको पता है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करेगी? उसकी वेलोसिटी की स्पीड को कम करेगी, या वेलोसिटी जिस स्पीड से वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है उसको कम कर देगी। So resistance offered by the air to the paper is more than as compared to the stone. So stone जो है वो पहले नीचे की तरफ आएगा, लेकिन दिस वन पेपर जो है वो बाद में पहुंचेगा। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को चलो हम लोग ले रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एयर बिल्कुल नहीं है, वैक्यूम है, बिल्कुल एयर को सक कर दिया गया है, उस केस में अगर आप पेपर का पीस और स्टोन को अगर आप नीचे की तरफ फेंकोगे तो ये दोनों को दोनों सेम रेट पे ग्राउंड लेवल पे पहुंचेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो एयर नहीं है, एयर के कारण रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस ना होने के कारण ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं दोनों ग्राउंड लेवल पे सेम लेवल पे आएंगे। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट्स थे। यहाँ से आगे पेज नंबर दिस वन 135 पे, पेज 135 फ्री फॉल का जो है आपका, यहाँ से आपको अभी जो एक्टिविटी मैंने आपको समझाई बेटे, हाँ, फ्री फॉल का ये जो है एक्टिविटी, यहाँ से हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि फ्री फॉल जो है देयर इज़ नो चेंज वाइल फॉलिंग, देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ मोशन में कुछ चेंज नहीं आएगा, बट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड में ही, वेलोसिटी में ही चेंज आएगा। एनी चेंज ऑफ वेलोसिटी इन्वॉल्व द एक्सीलेशन, और अभी हम लोगों ने प्रीवियस भी पढ़ा है कि एनी चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलेशन। सो दिस एक्सीलेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्सीलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। दिस एक्सीलेशन इज कॉल्ड द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एक्सीलेशन, क्योंकि जिस एक्सीलेशन के कारण वो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज नोन एज द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी से लिखेंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल जी पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन बता रहा था। सो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है। सो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स सिंबल इज स्मॉल जी एंड इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू है। यहाँ से अब अगर सपोज, चलो अभी हमें ये पता था कि फोर्स क्या है। फोर्स का हम लोगों ने पहले कंक्लूजन किया, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सीलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो यहाँ पे हमारा फार्मूला चेंज आ जाएगा, मास एक्सीलेशन की जगह पे हम लोग ग्रेविटी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मास इनटू ग्रेविटी आ गया। फोर्स का हमें पता था कि यहाँ पे फोर्स का मास इनटू एक्सीलेशन भी था, मास, तो एक्सीलेशन की जगह पे हम लोगों ने ये पुट किया। और इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने फोर्स का फार्मूला करा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यही किया था ना हम लोगों ने। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड उनके बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स हैं। तो दोनों फोर्स की इक्वेशंस नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इनको इक्वेट करने के बाद एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। स्मॉल एम के साथ स्मॉल एम कट, हमारे पास सिंपल बचा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अभी दोनों को कटिंग के बाद हमारे पास टोटल फार्मूला आ रहा है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ, ये अभी ये सिंपल मास क्या है? ये है, इट इज़ द मास ऑफ अर्थ, दिस इज द मास ऑफ अर्थ एंड डी इज द डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, जो भी उसके आजू बाजू जो ऑब्जेक्ट जिसके हम लोग उसके साथ डिस्टेंस दूरी को मेज़र करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे इतना इक्वेशंस के बाद यहाँ पे आपके नीचे एक ये डी को जो है आर से रिप्लेस किया हुआ है, डी को आर से। अच्छा, ये इक्वेशन से एक चीज़ क्लियर हो रही है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर। इट मीन्स it is clear that the acceleration due to gravity does not depend upon the mass of an object। देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने मास किसका लिया, अर्थ का लिया, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने ऊपर कैंसिल कर दिया। सो ग्रेविटी इज इक्वल टू इट कैपिटल जी मीन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। सो इन केस ऑफ हेयर द डिस्टेंस, अभी मैं यही इक्वेशन को बेटा वापस रिपीट करके इधर लिख रही हूँ, क्योंकि पीछे वापस फिर से पेस्ट टर्न करना पड़ेगा ये वाली इक्वेशन। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, जी कैपिटल जी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ द ग्रेविटी, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। हेयर d इज रिप्लेस्ड बाय, डिस्टेंस को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम लोगों को जब भी आप किसी भी सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और अर्थ का रेडियस है, तो अब अगर यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लोगे तो उसके रेडियस के अकॉर्डिंगली ही लोगे अर्थ के। सो डिस्टेंस आप जो लोगे वो अर्थ का रेडियस के अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो हेयर द d इज रिप्लेस्ड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग कैपिटल आर से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आपका आपकी बुक में 10.9 करके इक्वेशन जो है ये आपको फॉलो करके लिख के दिया हुआ है। सो हमें ये भी पता है कि अर्थ जो है इट इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, एज द अर्थ, आपको ये भी पता है कि अर्थ पे पोल्स भी हैं, इक्वेटर्स भी हैं, ठीक है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी, ये जितनी जो है इक्वेटर से हम लोग रेडियस बढ़ता जाएगा पोल से इक्वेटर की तरफ, द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स एज compared to the equator. Now, but for the object far from the earth, what about, अब gravity जो है 9.8 जो है हमने बोला कि वो फिक्स है अर्थ पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत दूरी पे है, फार है, तो क्या करेंगे उस केस में, बट फॉर द ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय दिस फार्मूला। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी एक्सेलेरेशन ऑफ द ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री फॉल का आपको ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट आ रहा है 10.2.1 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी मीन्स ग्रेविटी की वैल्यू जी, ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड निकाली, ये कैसे निकला आंसर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है कि वो है g इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 पावर -11। मास ऑफ अर्थ हमें पता है वो है 6 इंटू 10 पावर 24, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन 6.24 10 पावर 6। सो हमें ग्रेविटी निकालनी है। ग्रेविटी के लिए फार्मूला यही पुट करेंगे हम लोग, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसके अंदर बस अभी वैल्यू पुट कर दो। Gravity is 6 into 7 into 10 power -11. Mass is given 6 into 10 power 24 upon r square means 6.4 into 10 power 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इतनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद टोटल आपके पास आंसर निकलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी ग्रेविटी की फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे निकल आई। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक फिनिश हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आ रहा है 10.2.2। 10.2.2 पे आपका दिया हुआ है
10.2.2 मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अभी एक एग्जांपल मैंने आपको वही इसमें ये एक्सपेरिमेंट ही करके दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉलो ले रहे हो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब स्मॉल जी, चलो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कितनी मोशन परफॉर्म करता है अंडर द ग्रेविटी। अब इसी के लिए आपको एग्जांपल जो मैंने आपको प्रीवियस पहले समझा चुकी हूँ, इसमें आप शीट ऑफ पेपर ले लोगे, एक शीट ऑफ पेपर और एक स्टोन ले लोगे, दोनों के एक बिल्डिंग के ऊपर से आप एक साथ फॉल करोगे, तो पेपर जो है वो ग्राउंड लेवल पे बाद में रीच करेगा, लेकिन स्टोन जो है वो पहले रीच कर जाएगा, बिकॉज पेपर जो है वो एयर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण उसका वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगा। सो वी कैन सी द पेपर रीच द ग्राउंड लेटर देन द स्टोन, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। ये आपको अभी मैंने बता दिया। और अगर लेकिन कहीं पे कोई जगह ऐसी है जहाँ पे एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो उस केस में दोनों के दोनों जो है पेपर एंड स्टोन विल फॉल एट द सेम रेट। तो यहाँ पे अपना इतना टॉपिक क्लियर हो गया। कम टू द नेक्स्ट पेज। वी नोट दैट द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। द एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस्ड एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये भी अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दिस वन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो मास ऑफ अर्थ है। सो this means all the object hollow or solid, big or small, it should fall at the same rate। को जितने भी ऑब्जेक्ट को आप बिल्डिंग से के ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करोगे, सब सेम रेट पे ही नीचे ग्राउंड लेवल पे आएंगे, सेम रेट पे पहुंचेंगे। हाँ, कंडीशन होनी चाहिए कि एयर के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, गलीलियो ने फिर ये अभी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको प्रीवियस पहले लेक्चर में अभी समझा चुकी हूँ। तो ग्रेविटेशनल नियर द अर्थ वो कांस्टेंट है, अर्थ के बाद बिल्कुल नियर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और अगर कोई भी दिस वन ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन के साथ जा रहा है, तो उसकी एक्सेलेरेशन को आप जी के साथ रिप्लेस करोगे, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है। सो एक और चीज़ टर्म बतानी है बटे, एक्सेलेरेशन को ग्रेविटी के साथ रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे है कि अगर इफ़ वी, यहाँ पे आपकी इक्वेशंस दी हुई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन इज डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, थर्ड इज गिवन v स्क्र इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ये तीन इक्वेशंस अगर हम लोगों ने ली है, इन अप्लाइंग दिस इक्वेशंस वी विल टेक द एक्सेलरेशन इज टू बी पॉजिटिव। इस केस में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लेना है और एक्सेलरेशन को नेगेटिव कब लेना है, वो चीज़ एक बार ध्यान से समझनी है कि अगर तो एक्सेलरेशन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, इफ़ द एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस साइड पे मोशन हो रहा है उसी साइड पे अगर एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा। सपोज अगर मूवमेंट इस साइड पे है, कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो पीछे से एक्सेलरेशन भी इधर से परफॉर्म हो रहा है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। नंबर सेकंड, इफ़ द एक्सेलरेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटे, इफ़ द एक्सेलरेशन इज अपोजिट द मोशन, देन उसका आंसर जो है एक्सेलरेशन का इट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? बिकॉज मोशन इधर जा रहा है, ठीक है, और एक्सीलरेटेड जो है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब इस साइड आ रहा है, तो उस केस में आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी, जिस साइड पे एक्सेलरेशन हो, जिस साइड पे मोशन हो, अगर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, अगर जिस साइड में मोशन चल रहा है और एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है या अपोज कर रहा है उसको, तो देन इट शुड बी एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं 10.2 एग्जाम्पल, अ कार फॉल ऑफ अ लॉच एंड ड्रॉप एट द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। एक कार है वो एकदम लेज पे खड़ी है और उसके बाद वो ग्राउंड पे आ रही है, उसका टाइम दिया हुआ है, टाइम इज़ गिवन, यहाँ पे न्यूमेरिकल एक सॉल्व कर लेते हैं, टाइम इज़ गिवन 0.5 सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 10.2,
ग्रेविटी आपको गिवन है, जी आपको 9.8 नहीं लेना है फिक्स वैल्यू, आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर लेना है। आपको बोला है 3 क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। नंबर फर्स्ट हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड के लिए हमें आपको पता है कि फार्मूला इज वेलोसिटी इज इक्वल टू AT एक्सीलरेशन इनटू टाइम। सेकंड सम में आपको बोला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड के ऊपर उसका एवरेज स्पीड कितना था। तो एवरेज स्पीड का लिए भी हमें फार्मूला पता है, दोनों वेलोसिटीज को प्लस करके उसका हाफ। थर्ड फार्मूला आपको बोला है फाइंड करने के लिए हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। वो ग्राउंड से कितने दूरी पे थी, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए थर्ड वाले का फार्मूला आ जाएगा S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूलेज हम लोग अप्लाई करके उसके ऊपर आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर निकालते हैं। स्पीड आपको दी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, आपको हाउ मच इज गिवन। एक्सेलरेशन आपको ऊपर बुक में दिया हुआ है 10 मीटर, हाँ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड था। उसको टाइम आपको 0.5 दिया है, तो टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में आपको एवरेज बोला है फाइंड करने के लिए। एवरेज के लिए फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 थी जब तक एज पे खड़ी थी वो, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 थी और डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 इज इक्वल टू टोटल 2.5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड वन आपको बोला है डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला 1/2 हाफ AT स्क्वायर। तो 1/2 एक्सेलेरेशन आपको पता था हाउ मच इज एक्सेलेरेशन आपको गिवन है 10, टाइम आपको गिवन है 0.5, तो 0.5 का आप स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आ गया 1/2 10। 0.5 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25, देन टोटल आप इसको डिवाइड करोगे तो टोटल आंसर बिकम्स 1.25, डिस्टेंस इज 1.25 मीटर। तो यहाँ पे हमारे 3 सम्स का हम लोगों ने एक साथ कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा बेटे आज का टॉपिक फिनिश हो रहा है। आज हम लोग ने स्टडी किया है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, ग्रेविटी इसके ऊपर कैसे इफेक्ट करती है, ग्रेविटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कैसे वो फ्री फॉल कर रहे हैं, और उसके बेस के ऊपर ही हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल ये कवर किया है। टुडे वी आर एंडिंग अप अवर लेक्चर हियर। नेक्स्ट इन अ लेक्चर वी विल डिस्कसिंग अबाउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इतना टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।